आरएसएस पर भी बैन करो ना, फिर पीएफआई पर बैन कर दिया, आरएसएस पर भी करो। पीएफआई और आरएसएस एक बराबर, एक समान। जवाब दीजिए। देखिए अमन जी, मुझे आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी और इनफैक्ट यही चीजें मैं उस मुद्दे को उठाना चाहता था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने पीएफआई को एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कहा है। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहने से बचते रहे हैं। वो ये नहीं बता पा रहे हैं, ये कहने से इनकार कर रहे हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करता है। आईएसआईएस, जैसे मोहम्मद, जो बाहर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी जो खुलेआम जो है वो हुजी के समर्थन में बात करता है, तालिबान में बात किए, तालिबान के समर्थन में उतरता है। जो आईएसआईएस के लिए लड़ाके भेजता है, वैसे को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा है उन्होंने, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बोला। पीएफआई का नाम ही नहीं लिया। दूसरी बात क्यों नहीं कहा है, मैं इसका जिक्र आपको करना। हाँ, बताइए। केरला में कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, तो पीएफआई उनके समर्थन में थी। आपको याद है कर्नाटक का चुनाव, आपको याद है सीतारमैया ने पीएफआई के जितने जो अरेस्ट लोग थे उनको माफीनामा दिया था, उनको छुड़ाया था। कांग्रेस पार्टी केरला के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में उससे समर्थन लिया था पीएफआई से। तो आज कैसे कहेंगे? दिग्विजय सिंह का आप देखिए, पार्टी और सरकार दोनों दो बातें कहती है। सुन लीजिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ है किसी भी धर्म की। देखिए वो कह रहे हैं ना, चाहे आरएसएस चाहे सांप्रदायिक, देखिए पीएफआई, देखिए पीएफआई की आरएसएस से तुलना करके पीएफआई का कद बढ़ा दिया मुझे लग रहा है। देखिए हाँ, जल्दी से, फिर मैं शुभराज जी आ रहा हूं। पीएफआई सिर्फ सांप्रदायिकता तक सीमित नहीं है साहब। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा है सांप्रदायिकता तक, ये इस देश को वो इस्लामिक कंट्री, इस्लामाइजेशन चाहता है। वो सिर्फ ये नहीं, वो नहीं चाहता है कि ये देश के टुकड़े हो जाएं। इस टुकड़े से ज्यादा ये पूरा देश एक पाकिस्तान बन गया था, एक नया पाकिस्तान बनाने की बात है। ठीक है शुभराज जी, बार बार विरोध ये किया जा रहा है कि भाई ये सांप्रदायिक है, ये मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है, पीएफआई पर बैन, आरएसएस पे भी बैन लगना चाहिए। ये सारे जो आपने सुना ही होगा, जितने भी सबूत दिखाओ। अरे हाँ, जेडीयू के ललन सिंह वो कह रहे सबूत दिखाओ, पीएफआई पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया, उनको सबूत चाहिए। शिवराज जी। ललन जी को तो सिंपल सी चीज है कि बिहार में जो डॉक्यूमेंट्स आए और जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया, ललन जी को चाहिए कि कुछ भी मीडिया में बोलने के पहले एक बार अपने ही स्टेट के, अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें। जेडीयू तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, अब तो नेशनल लेवल पर भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकने वाली है, तो अपने स्टेट के डॉक्यूमेंट्स तो ललन जी पढ़ ही सकते हैं। मैं विनम्रता से उनसे कहूंगी कि एक बार पढ़ लें डॉक्यूमेंट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग आरएसएस और पीएफआई की तुलना कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ और चैलेंज करना चाहती हूँ उनको, जिनको शौक है कहने का। आरएसएस घोषित तौर पर अपने आप को एक राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, राष्ट्रवाद के साथ साथ उनकी मुहिम चलती है। क्या पीएफआई ने आज तक कभी राष्ट्रवादी होने का दावा किया? क्या पीएफआई ने हमेशा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात नहीं की? क्या पीएफआई की रैलियों में केवल और केवल एक पंथ जो कि मुस्लिम है, जो कि इस्लाम है, क्या उसकी बात नहीं होती रही? तो जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उनका इतिहास बोध भी कम है और उनको वर्तमान में जो चीजें जिस तरीके से, जिस परिप्रेक्ष्य में उभर रही हैं, उसका ज्ञान नहीं है। आपको आरएसएस के हिंदुत्ववादी विचारधारा से समस्या हो सकती है, आप उसका विरोध कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आरएसएस के विरोध में उतरने वाले लोगों का गला काटने की बात की गई हो, लेकिन यहाँ पीएफआई से संबद्ध लोगों ने लव जिहाद के नाम पे जितने केसेस हुए हैं, झारखंड में एक जो रीसेंट केस हुआ, हम भूल नहीं सकते हैं। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस की तुलना अपने आप में हास्यास्पद है और उससे ज्यादा खतरनाक है। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत की जाती है। खैर, इन बातों पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि ये बातें अब पास्ट में हो गई। राधिका जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस ने बैन किया सिमी को, लेकिन ये राधिका जी के ही कथन है कि सिमी के बाद पीएफआई बनी। इसका मतलब कि तब की सरकार को, जब आज के कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह बात पता है, इसका मतलब कल की सरकार को भी पता था कि सिमी के बैन होने के बाद उन सभी लोगों ने, जिनको सरकार ने खुली छूट दे रखी थी, मैं इतना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाऊंगी, हो सकता है सरकार ने उस समय इतने सिलसिलेवार तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया। उनको नहीं लगा होगा कि ये लोग इतने खतरनाक है कि ये दोबारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन तो बनी। 2010 में टीजे जोसेफ का केस आता है। ये एक ऐसा केस था अमन जी
इच्छाधारी आतंक, ये एक ऐसा इसको केस था इच्छाधारी जी, हम आतंक लोग कहते हैं, कॉलेज में इच्छाधारी थे, रूप बदलता है हम लोग आतंक। कॉलेज में थे और दिल दहल गया था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मिनट में शादाब का कमेंट ले 2010 लेता हूं, से उनका लेकर एक के भी कमेंट नहीं ले पाया। 2022 की यात्रा हमने देखी। दिखा दीजिए एक बार, शादाब जी को दिखा दीजिए, उनसे मैं सवाल ले लेता हूं। एक बार शादाब को दिखा दीजिए स्क्रीन पर। शादाब, चेहरा क्यों उतरा हुआ है जी? शादाब जी, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुस्कुराइए, आज तो विजय पर्व है, अच्छा, कट्टरता पर राष्ट्रवाद की जीत का पर्व है। आप तो खुद परेशान होंगे पीएफआई से। शादाब भाई चलिए, अब मैं कंप्लीट मुस्कुरा कर बोलिए, ऐसे मुंह नहीं उतरा हुआ है, ऐसे नहीं। सब देखिए, राधिका जी मुस्कुरा रही, सब मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे नहीं। आज तो बड़ा दिन है। मेरी मुस्कुरा, सुनिए जी जी जी, चाहे तो जब भी कभी नफरत को रोका जाएगा, चाहे वो संघ के रूप में होगी या किसी दूसरे रूप में होगी, जब भी किसी बलात्कारी को सजा दी जाएगी, चाहे वो उसका जाति धर्म कुछ भी होगा, जब भी किसी मजलूम को इंसाफ मिलेगा, चाहे उसका कोई जाति धर्म होगा, शादाब चौहान उसके साथ खड़ा होगा। ये सवाल करना, मुस्कुराइए नहीं मुस्कुराइए, हंसिए लेटिए रोइए, ये सब मत करिए अमन भाई। आप बड़े चैनल के एंकर, ये सब छोटी बातें मत करिए। मेरे मुस्कुराना ना मुस्कुराना नहीं, न्याय के साथ खड़ा होना सबसे महत्वपूर्ण। और नेशनल इंटीग्रिटी को हमने हमेशा कहा कि नेशनल इंटीग्रिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सुनिए पूरी बात। अच्छा लगा ये, आज सब बदले जी।